रविवार का दिन था। छुट्टी होने के कारण मैं इत्मीनान से अपने कमरे में अखबार पढ़ रहा था तो अचानक चाचा जी पर नज़र पड़ी। वे सामने उदास व शांत खड़े हुए थे। मैंने बैठने का आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। मैंने अखबार एक और रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। मैंने आग्रह करते हुए कहा, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कह दीजिए। आपका कथन मेरे लिए आदेश है। चाचा जी की चुप्पी दरअसल मेरी बेचैनी बढ़ा रही थी। बेटा, तूने कभी मेरी बात नहीं टाली है। आज भी इसी उम्मीद से तेरे पास आया हूँ। तेरी चाची का और मेरा विचार है कि तू सोनाली से शादी कर ले, उसे सहारा दे दे। बेचारी कम उम्र में विधवा हो गई है और दुनिया में एकदम अकेली है। मायके में उसका कोई नहीं है। हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब वह अकेली कहाँ जाएगी। चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उनकी आंखें सजल हो उठी थी, गला भर आया था। मैं बेबस सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहूँ समझ नहीं पा रहा था। मेरे सामने एक और चाचा जी का निर्णय था तो दूसरी ओर मेरा प्यार जो आ खड़ा हुआ था, जिसमें मुझे अपने परिवार के लिए अपने फ़र्ज़ और अपने प्यार में से किसी एक का चुनाव करना था। मेरे जीवन पथ का पहल पड़ाव बचपन शुरू में काफ़ी खुशहाल था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। क्योंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थी, इसलिए मेरी वृद्धा दादी हमारे साथ ही रहती थी। मुझे माँ बाप के साथ साथ दादी का भी भरपूर लाड प्यार मिलता रहा। आगरा के सबसे अच्छे स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। पढ़ाई में मेरी ख़ास दिलचस्पी थी और शुरू से ही मैं मेधावी रहा, इसलिए अच्छे अंक लाता था। पढ़ाई के साथ साथ खेल-कूद, गायन आदि में भी मेरी विशेष रुचि थी। मुझे माँ-पापा का पूरा प्रोत्साहन मिलता रहा, इसलिए सभी क्षेत्रों में अच्छा करके मैं परिवार एवं स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। मेरे जीवन में अचानक ही बहुत मुश्किल और पथरीला मोड़ आ खड़ा हुआ था। मैं उस समय कक्षा 8 में पढ़ता था। माँ-पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। मेरे पास इस दुख को सहने की ना तो बुद्धि थी और ना ही हिम्मत। मैं हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता था। उस कठिन समय में दादी ने मुझे ढांढस बंधाया और अपने छोटे बेटे यानी मेरे चाचा जी के पास मुझे ले आईं। मैं चाचा चाची के साथ हाथरस में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा मोहन था। वह मुझसे 3 साल छोटा था। चाचा जी ने उसी के स्कूल में मेरा नाम लिखवा दिया। मैं वहाँ भी अच्छे अंकों से पास होने लगा, पर उनके व्यवहार में थोड़ा फ़र्क तो रहता था। जैसे चाची मुझसे नज़रें बचाकर मोहन को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन मोहन मेरे लाख मना करने पर भी मुझसे शेयर करता उस चीज़ को। मैं चाचा चाची के सारे भेदभाव नज़रअंदाज कर तहे दिल से उनका आभार मानता था कि उन्होंने मुझे बेसहारा को सहारा तो दिया ही, बल्कि अच्छे स्कूल में मेरा नाम भी लिखवाया। मेरी दादी जब तक रहीं मुझ पर विशेष ध्यान देती रहीं, किंतु वे माँ पापा के अचानक मौत के हादसे से अंदर तक टूट चुकी थी। उनके जाने के 3 साल बाद वह भी चल बसी। चाचा चाची मोहन की ऊंची शिक्षा के लिए अक्सर चर्चा करते, किंतु मेरे संबंध में ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते। मैंने 12वीं की परीक्षा उच्च अंकों से पास की। फिर बीकॉम करने के बाद बैंक परीक्षा में पास होकर मैं सरकारी बैंक में पीओ बन गया। इत्तफाक से मेरी नियुक्ति हाथरस में ही हुई, तो मैं चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे भी मेरी दिली इच्छा यही थी कि मैं चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दूं, क्योंकि दोनों को ही बढ़ती उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होने लगी थी। मोहन ने बेंगलुरु से एमबीए किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन हो गया। हम सभी उसकी खुशी से खुश थे। उसे जल्दी ही अपनी जूनियर सोनाली से प्यार हो गया, तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को खुशी से स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसका विवाह कर दिया। शादी के बाद वह दोनों बेंगलुरु लौट गए। मोहन की शादी के बाद मेरा मन कुछ ज़्यादा ही खालीपन महसूस करने लगा। उसी दौरान नमिता ने कब इस खाली दिल में जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। नमिता मेरी ही बस से आती जाती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य नमिता विशाल हृदय वाली मालूम होती, क्योंकि हमेशा ही सबकी सहायता के लिए तैयार दिखाई देती। कभी किसी अंधे को सड़क पार करवाती, तो कभी किसी बच्चे की सहायता करती। बस में वृद्ध या महिला को तुरंत अपनी सीट ऑफर कर देती। मुझे उसकी ये सब बातें बहुत अच्छी लगती थी।
क्योंकि वे मेरे स्वभाव से मेल खाती थी। हम दोनों में छोटी-छोटी बातें होने लगीं। धीरे-धीरे हम एक दूसरे के लिए जगह रख साथ ही आने-जाने लगे। दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छा लगता। मैं उसके प्रति आकर्षण महसूस करता, किंतु चाह कर भी उसके सामने कह नहीं पाता। उसकी दशा भी मेरे समान ही महसूस होती, क्योंकि उसकी आँखों में चाहत, समर्पण दिखाई देता था, किंतु शर्म-ओ-हया का बंधन उसे भी जकड़े हुए था। मैं अपने विवाह के लिए चाची से चर्चा करना चाहता था, किंतु झिझक महसूस होती। कई बार मोहन की मदद लेने का विचार आया, किंतु वह अपनी नौकरी एवं गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उससे चर्चा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा उसका हमारे पास आना भी बहुत कम और सीमित समय के लिए हो पाता था। उस दौरान मेरा संकोची स्वभाव कुछ व्यक्त नहीं कर पाता था। सुनिए, सोनाली की गोद भरने वाली थी, इसलिए चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आई। चाची बड़ी लगन एवं जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती, तो नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्यौहार जैसा माहौल बना रहता। मैं अपने संकोची स्वभाव के कारण सोनाली से थोड़ा दूर-दूर ही रहता था। हम दोनों में कभी-कभी ही कुछ बात होती। जीवन अपनी गति से चल रहा था कि अचानक मोहन का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा-चाची का रो-रो कर बुरा हाल था। सोनाली तो पत्थर की मूर्ति सी बन गई, एकदम शांत, गमगीन। मैं स्वयं के साथ-साथ सभी को संभालने की असफल कोशिश में लगा रहता। सोनाली को समझाते हुए कहता कि कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो वह आंसू पोंछते हुए सुबकने लगती। मोहन के जाने के बाद हम सभी का जीवन रंगहीन और उमंगहीन हो गया था। हम सभी जैसे-तैसे अपना-अपना काम करते और एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए मालूम होते। जिंदगी की टेढ़ी-मेढ़ी डगर में मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा जी सोनाली से विवाह करने की बात पर मेरा जवाब सुनना चाह रहे थे। वे मेरी सहमति की आस लगाए बैठे थे और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा गुजरा कल आज सोनाली के साथ मेरे सामने आ खड़ा हुआ है। कल जब मैं अपने माता-पिता से बिछड़कर चाचा-चाची के सामने सहारे की उम्मीद लिए आ खड़ा हुआ था, यदि उस समय उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो मेरा जाने क्या होता। सच है, इतिहास स्वयं को दोहराता है। वैसे चाचा-चाची यदि मेरी जान भी मांग लेते तो बिना सोच विचारे मैं खुशी से दे देता, किंतु चाचा जी ने सोनाली से विवाह का प्रस्ताव रख मुझे असमंजस में डाल दिया था। मैंने धीरे से कहा, चाचा जी, सोनाली को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहते हुए चाचा जी रो पड़े थे। मैंने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी, स्वयं को संभालिए। यूँ निराश होने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं नहीं जानता था कि आप लोग सोनाली की दोबारा शादी के बारे में सोच रहे हैं। दरअसल मेरा दोस्त नीरज अपने विधुर भैया प्रसून के लिए मुझसे सोनाली का हाथ मांग रहा था, किंतु मैं उसके प्रस्ताव पर उस पर बिफर पड़ा था कि अभी बेचारी मोहन के गम से उभर भी नहीं पाई है। ऐसे में उससे मैं कहीं और शादी करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? उसने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त, गंभीरता से विचार करो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, किंतु वह हो चुका है। अब तो उससे निकलने का उपाय सोचना होगा। मेरी भाभी बेटे के जन्म के साथ चल बसी। आज बेटा 1.5 वर्ष का हो गया है। मेरी माँ अपने पोते का पालन पोषण करती हैं, किंतु वे बूढ़ी और बीमार हैं। भैया दूसरी शादी के लिए इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर उनकी दूसरी पत्नी उनके जान से प्यारे प्रखर के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहीं सिचुएशन सोनाली के साथ भी आ खड़ी हुई है, लेकिन वह बेचारी जिंदगी किसके सहारे निकालेगी? उसने मुझे विस्तार से समझाते हुए कहा कि देख दोस्त, मेरे भैया और सोनाली दोनों अपने जीवन साथियों से बिछड़कर आधे अधूरे रह गए हैं। हम दोनों को मिलाकर उनके जीवन को सरस एवं सफल बनाएं, यही सबसे अच्छा होगा। मैंने बहुत सोचने के बाद तेरे सामने ये प्रस्ताव रखा है। दोनों एक दूसरे के बच्चे को अपनाकर जीवन साथी बन जाएं, इसी में दोनों का सुख है। जो हुआ उसे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु उनका भविष्य तो अवश्य सुधारा जा सकता है। गंभीरता से विचार करने पर मुझे भी नीरज का प्रस्ताव उचित लगा, किंतु आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करने का साहस मुझे ना था। आज आपने चर्चा की तो कहने का साहस जुटा पाया हूँ। चाचा जी मेरी बातें शांति से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, क्योंकि अब वे संतुष्ट नजर आ रहे थे। चाची जी, जो अब तक पर्दे की ओर से हमारी बातें सुन रही थी, लपक कर हमारे सामने आ खड़ी हुई और अधीरता से बोली, बेटा, कैसे हैं नीरज के भैया? क्या करते हैं? उम्र क्या है उनकी? और क्या तू उनसे मिला है? वगैरह वगैरह। मैंने उनको पलंग पर बिठाते हुए कहा, चाची जी, पहले आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सब बताता हूँ। बड़े नेक और संस्कारवान इंसान हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और मेरी ही उम्र के होंगे, क्योंकि नीरज से 3 साल ही बड़े हैं। नीरज मुझसे 2 साल छोटा है।
वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। मैं तो सोनाली को देखकर चिंतित हो जाता हूँ। समझ नहीं पाता हूँ कि इस बात के लिए तैयार होगी या नहीं। अभी बेहद गुमसुम व गमगीन रहती है। बेटा, तू चिंता न कर। उसे विवाह के लिए हम सभी को प्रोत्साहित करना होगा। विवाह होने से वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करेगी। वह अभी स्वयं को अकेला एवं असुरक्षित महसूस करती होगी। एक औरत होने के नाते मैं उसकी भावनाएं समझ सकती हूँ। यदि उसे सहारा मिल जाएगा, तब उसे दुनिया और जीवन प्रकाशवान लगने लगेगा। हम सबके सहयोग और प्रोत्साहन से वह सामान्य जीवन के जीने लगेगी, चाची ने समझाते हुए कहा। फिर चाची 2 मिनट बाद बोली, बेटा, अनिल और सोनाली की शादी के बाद हम तेरी शादी भी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ सोनाली के संबंध में ही सोचना चाहिए। कच्ची उम्र में बड़ी विपदा उस पर आ पड़ी है। हाँ बेटा, बहुत दुख लगता है उसे यूं मूरत बना देखकर, लेकिन तेरी जिम्मेदारी भी पूरी कर देना चाहती हूँ। कोई नज़र में हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने स्नेह से मेरा सर सहला दिया। मैं नमिता को याद कर आहिस्ता से मुस्कुरा दिया। पर सुन भैया के साथ सोनाली की शादी कर दी गई। उनके प्यार, संरक्षण एवं हम सभी के स्नेह, सहयोग एवं प्रोत्साहन से सोनाली ने स्वयं को संभाल लिया। समय से उसने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो हम सभी को सारा संसार गुलजार महसूस होने लगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अब सोनाली खुश रहने लगी। बच्ची के नामकरण के लिए घर में चर्चा होने लगी तो मैंने कहा, पर सुन भैया, आपने बेटे का नाम प्रखर बहुत प्यारा एवं रखा है, उसी तरह बेटी का नाम भी आप ही बताएं। पर सुन भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी का नाम होगा मोहिनी, जो है तो मोहन की निशानी, किंतु दुनिया उसे मेरी निशानी के रूप में पहचानेगी। फिर प्यार से उन्होंने सोनाली की ओर देखा। सोनाली उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी। ऐसा लगा जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो कि आपको पाकर मैं धन्य हो गई। सोनाली की शादी के कुछ महीनों बाद अनिल और नमिता की भी खूब धूमधाम से शादी कर दी गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।